नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ में हमारा 12वां चैप्टर परमाणु एटम चल रहा है और उसमें हमने निल्स बोर का परमाणु मॉडल देख लिया, उसके एक एक करके सभी अनुप्रयोग देख लिए। आज हम एक नया टॉपिक समझेंगे, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे। परमाणु में पाया जाने वाला या हाइड्रोजन परमाणु में पाए जाने वाला जो रेखीय स्पेक्ट्रम है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसको क्लियर कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता क्या है, किसे कहा जाता है। चलिए, सबसे पहले तो इस वर्ड स्पेक्ट्रम को ही क्लियर करते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास में कुछ तरंगों का समूह है और उन तरंगों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें या आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एक बार पुनः डेफिनेशन सुन लीजिए। यदि किसी तरंगों के समूह को तरंगों के समूह को आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे स्पेक्ट्रम कहेंगे। उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पर दृश्य स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इन दो के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दृश्य स्पेक्ट्रम सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि दृश्य स्पेक्ट्रम है क्या। दृश्य स्पेक्ट्रम, तो देखिए, दृश्य जो तरंगे हैं वो 7 प्रकार की तरंगे होती है। कितने प्रकार की तरंगे होती है? 7 प्रकार की। कौन कौन सी तरंगे हैं? V, I, P, G, Y, O, R। ये हमारे पास में दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं और इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम क्या है? इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। इसकी कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहां से इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ते बढ़ते ये हो गई 7800 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हो गया कि ये लैम्बडा का बढ़ता क्रम है, या हम कह सकते हैं ये न्यू का घटता। न्यू इधर बढ़ेगा, न्यू इधर से इधर चलोगे तो न्यू बढ़ेगा और इधर से इधर चलोगे तो लैम्बडा बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। तो ये हमने क्या कर दिया है, आवर्ती के घटते क्रम में या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है।
तो इस समूह को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यहां पर ये दृश्य प्रकाश के लिए है, इसलिए इसको दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, आवर्ती के स्थान पर क्या मिल सकता है आपको? तरंग दैर्ध्य भी मिल सकता है। यदि तरंगों को किस क्रम में व्यवस्थित कर दें, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित कर दे, तो भी उसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये हमारे पास में आ गया है दृश्य स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में भी 7 तरंगे होती है। इसमें भी कितनी तरंगे हैं? 7 तरंगे हैं। देखिए कौन कौन सी तरंगे हैं? 7 तरंगे। गामा तरंगे, पहली तरंग कौन सी है? गामा तरंगे। एक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, फिर है दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, और अंत में है रेडियो तरंगे। तो देखिए यहां पर हमने इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया है। तो ये भी हमारे पास में 7 तरंगे होती है, और यदि इनको हमने बिल्कुल एक क्रम में इनको व्यवस्थित कर दिया है, तो इसको हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। इसको भी क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता सतत स्पेक्ट्रम, एक होता रेखिक स्पेक्ट्रम। इन दोनों की भी चर्चा कर लेते हैं। सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम में तो जो तरंगे हैं वो हर एक तरंग दैर्ध्य की मिलने वाली है। उसमें हर तरंग दैर्ध्य मौजूद हो, क्या हो? हर तरंग दैर्ध्य वाली, हर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग मौजूद हो, हर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग उपस्थित हो। तरंग यदि उस समूह में उपस्थित होती है तो उसको हम कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। एक होता है रेखिल स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा है? रेखिल स्पेक्ट्रम। रेखिल स्पेक्ट्रम में क्या है कि ये बीच बीच वाली तरंगे मौजूद रहेगी, कुछ तरंगे इसमें मौजूद रहेगी, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे ही मौजूद रहती है। निश्चित तरंग दैर्ध्य वाली, तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे ही मौजूद होती है, वाली तरंगे ही मौजूद होती है। आ गई बात समझ में? सारी की सारी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे इसके अंदर मौजूद नहीं रहती, तो इसको हम कहते हैं असतत स्पेक्ट्रम या रेखिल स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। अब ये कब प्राप्त होगा इसको थोड़ा सा समझ लें कि देखिए ये हमारे पास में यहां पर ये कोई हमने एटम दिखाया है, ये इसका नाभिक है, और ये हमने एक इसका उच्च ऊर्जा स्तर दिखाया। चलिए इसको एक बार समझ लें। ये हमारे पास में है नाभिक, ये हमारे पास में क्या है? नाभिक है, ये हमारे पास में है नाभिक। और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी तरीके से ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है। इस परमाणु को हम कहते हैं उत्तेजित परमाणु। इसको क्या कहा जाता है? उत्तेजित परमाणु कहा जाता है। अब जब उत्तेजित परमाणु, अब इसको आप समझ ले, अच्छे से यही समझ ले कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से यहां पर आता है। उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आता है? इसको हम बोलते हैं उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च ऊर्जा स्तर। तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है?
निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। कहां आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वहां पर फोटोनों के रूप में तरंगों का उत्सर्जन करेगा। ये कौन बाहर निकल गया? फोटोन बाहर निकल गया। फोटोन की कुछ ऊर्जा होती है, कुछ तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, ऊर्जा मैंने लिख दी है एच न्यू। तो एक निश्चित ऊर्जा वाला, जितना इनका बीच का गैप होता है उतनी ही ऊर्जा का फोटोन यहां पर उत्सर्जित होता है। इन दोनों के बीच में जितना भी गैप होता है, मतलब इनका, इसकी भी कुछ ऊर्जा है, इसकी भी कुछ ऊर्जा है, और दोनों के बीच की जो ऊर्जाओं का अंतर है उसी ऊर्जा का, उतनी ही ऊर्जा का फोटोन यहां पर बाहर निकलेगा। अब इसको आप इसकी आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, इसका मतलब यह हो गया, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब किसी परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर से, कहां से? उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोनों को आवर्ती के, या जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होगी, जो फोटोन उत्सर्जित होंगे, इनको आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसको हम परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। कि जब उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन निम्न या आद्य ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर फोटोन का उत्सर्जन होता है, और उन फोटोनों की जो ऊर्जा है या तरंग दैर्ध्य है या आवर्ती है उसको बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसको हम परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। चलिए, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, संक्रमण करता है, तो फोटोनों के रूप में, फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। मतलब तरंगे निकलती है, गामा फोटोन बाहर निकलते हैं, और उनको यदि हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दे तो ये हमें जो फोटोन उत्सर्जित होंगे वो एक निश्चित ऊर्जा के होंगे। प्रत्येक ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित नहीं होते, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन ही उत्सर्जित होते हैं। तो इस कारण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। कुछ कुछ ऊर्जा वाले फोटोन ही उत्सर्जित होते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। तो इन्हें आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम, इन्हें आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें, क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम, को परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम।
ये हमारे पास में है नाभिक, ये हमारे पास में क्या है, नाभिक है। ये इस तरीके से हमने नाभिक को दिखाया है, ऐसे देख लीजिए। क्या आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है? ठीक है। अब यहां पर ये मैं दिखा रहा हूं ऊर्जा स्तर, ये हमारे पास में ऊर्जा स्तर हैं। ये मैंने 3 ऊर्जा स्तर दिखाए हैं। कितने ऊर्जा स्तर दिखाए हैं? 3 ऊर्जा स्तर। अब इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो ऊर्जा है वो है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी हमारे पास में माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग ऊर्जा स्तरों की ये एन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 1, 2, 3, इस तरीके के ये ऊर्जा स्तर हैं, इनकी ऊर्जाएं हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन जब उच्च मतलब दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो यहां पर फोटोन का उत्सर्जन करेगा। इसका उत्सर्जन करेगा फोटोन का, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उतनी ही ऊर्जा का फोटोन यहां पर उत्सर्जित होने वाला है। उतनी ही ऊर्जा का यहां पर क्या होगा, फोटोन का उत्सर्जन होगा। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस फोटोन की ऊर्जा होने वाली है। उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूदता है। तो अब यदि इलेक्ट्रॉन तीसरे से कहां कूद जाए, तीसरे से यदि वो कहां कूद जाए, पहले में कूद जाए, तो तीसरे से जब वो पहले में कूदेगा तो भी यहां पर एक फोटोन का उत्सर्जन होगा, और इस फोटोन की ऊर्जा इन दोनों के ऊर्जा अंतरालों के बराबर। तो इसमें से ये घटा दीजिए, इनका अंतर कर लीजिए। अंतर करेंगे तो देखिए, इन दोनों का अंतर करो तो कितना आएगा, अंतर करेंगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इतनी ऊर्जा का फोटोन यहां पर उत्सर्जित होगा। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखो, हर एक ऊर्जा वाला फोटोन यहां पर नहीं निकलता, या तो ये निकलेगा या इतनी ऊर्जा का निकलेगा। और भी पॉसिबिलिटी है, जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से पहले में आ जाए, 5वें से पहले में आ जाए, तो अलग अलग ऊर्जा वाले फोटोन यहां पर उत्सर्जित होंगे। अब देखो, और इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से कहां आ जाए, दूसरे में, तीसरे से कहां आ जाए, दूसरे में आ जाए, तो भी यहां पर एक फोटोन का उत्सर्जन होगा। और इस स्थिति में दूसरे और तीसरे के बीच की जो ऊर्जा अंतराल है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से इसमें देखिए ऊर्जा अंतराल 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसकी कैलकुलेशन करके दोबारा जरूर देख लीजिएगा, इतनी ऊर्जा का यहां पर फोटोन उत्सर्जित होने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हर एक ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित नहीं होते, तो कुछ निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन ही उत्सर्जित होते हैं। इस कारण से इनको यदि हम आवर्ती के या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमें कुछ लाइंस ही प्राप्त होगी। इसी कारण से इनके स्पेक्ट्रम को हम रेखिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, रेखिल स्पेक्ट्रम कहेंगे। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या होता है कि परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करते हैं तो कुछ निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन ही उत्सर्जित होते हैं। इस कारण से उनके स्पेक्ट्रम को हम रेखिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस कारण से उनके स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, रेखिल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। परमाणु में, इसमें परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो कुछ निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन ही उत्सर्जित करते हैं। कुछ
निश्चित ऊर्जा वाले, कुछ निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित करते हैं, कुछ निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित करते हैं। उनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को, उनसे प्राप्त स्पेक्ट्रम को, क्योंकि वो सतत नहीं होता, हर एक तरंग दैर्घ्य नहीं मिलती, स्पेक्ट्रम को रेखिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? रेखिल स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, रेखिल स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। ओके, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए, दिखाने का तरीका आप एक बार देख ले। ये एक तरंग दैर्घ्य मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये इस तरीके से हमें फोटोन प्राप्त होंगे। ये है न्यू के बढ़ते क्रम में, न्यू के बढ़ते क्रम में सतत रेखाएं प्राप्त नहीं होगी, कुछ रेखाएं हमें प्राप्त होगी। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है तो हमें कुछ निश्चित रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। उनको हम कुछ श्रेणियों के नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम श्रेणियां जिसको हम कहते हैं। वो हमारे पास में 5 होती है। कितनी होती है? 5। एक बार डायग्राम के जरिए हम उसको समझते हैं। अपने सिलेबस में उतना ज्यादा रहा नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताने जा रहा हूं, जो कि आपको समझ आ जाना चाहिए। ये हमारे पास में नाभिक हैं और ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, ये चौथा ऊर्जा स्तर है, ये 5वां ऊर्जा स्तर है, ये हमारे पास में 6वां ऊर्जा स्तर है। इस तरीके से ये 6 ऊर्जा स्तर तो मैंने दिखा दिए हैं। ये 7वां ऊर्जा स्तर है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब यहां से क्या होता है, मैं यहां पर n बराबर आपके सामने लिख देता हूं। यह है n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, डायग्राम से ही सारा सब कुछ समझना है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन है जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से किस में संक्रमण करें? पहले से। दूसरे से पहले में आ जाए, तीसरे से पहले में आ जाए, चौथे से पहले में आ जाए, 5वें से पहले में आ जाए, 6वें से पहले में आ जाए, या 7वें से पहले में आ जाए। तो इस तब जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं तो उनकी जो समूह है उसको हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। उसको क्या कहा जाता है? लाइमन श्रेणी कहा जाता है। लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है जब उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आए? दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करें तो उस स्पेक्ट्रम को हम बामर, क्या कहेंगे? इसको बामर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं भाई? बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस श्रेणी को हम कहते हैं पाश्चन श्रेणी। उस श्रेणी को क्या कहते हैं? पाश्चन। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है तो उस श्रेणी को हम ब्रैकेट। और उच्च ऊर्जा स्तरों से जब इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस श्रेणी को हम कुंड श्रेणी कहते हैं।
उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? पुंड श्रेणी कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे पास में विभिन्न श्रेणियां हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर हमारे पास में जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं, तो उनको यदि हम आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो हमें एक समूह प्राप्त होगा जिसको हम स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूदता है तो उसको लाइमन श्रेणी, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो पामर, तीसरे में कूदता है तो पाश्चन, चौथे में कूदता है तो ब्रैकेट और पांचवें ऊर्जा स्तर में कूदता है तो उसको हम फुंड श्रेणी कहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियों को समझा, जाना, और आप लोगों को ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।